हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू सीरीज। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग नबार्ड मेंस एग्जामिनेशन। एज यू नो दैट डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन लीड्स टू बेटर रिटेंशन। तो दोस्तों, इसी मोटो के साथ हम डेली डिस्कस करेंगे और आप पार्टिसिपेट कीजिए इस डिस्कशन में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद रख सके। और हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एआरडी सिलेबस से जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले नबार्ड मेंस के लिए। ये क्वेश्चन नबार्ड के डिफरेंट एग्जामिनेशन ग्रेड बी ग्रेड ए के पैटर्न में ही फ्रेम किए गए हैं ताकि ये आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सके। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज नबार्ड 2020 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है सीड रेट केजी पर हेक्टेयर इन केस ऑफ एसआरआई मेथड ऑफ पैडी कल्टीवेशन। तो आपको बताना है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो मेथड है जो हमने कहां से लिया है। इस मेथड को हमने ये मेथड लिया मेडागास्कर से। ठीक है, इस मेथड में जो है सीड रेट कितने होते हैं, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे दिया गया सिंगल सीडलिंग पर हिल होना चाहिए आपका। इस केस में कितना होगा सीड रेट, तो इस केस में आपको याद रखना है कि हमारा जो सीड रेट है वो होगा 7 to 8 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर रिप्लेस करके डबल सीडलिंग पर हिल पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होगा उस केस में ये दैट इज 12 to 15 kg, ठीक है, पर हेक्टेयर। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखनी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो सीड रेट है वो कितने होने चाहिए नर्सरी बनाने के लिए, तो आपको साथ साथ वो भी याद रखने हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से केस है और आपको किस केस में कितना होना चाहिए नर्सरी प्रिपरेशन के लिए एरिया। मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के साथ इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन है एरिया इन सेंट रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी प्रिपरेशन इन केस ऑफ एसआरआई मेथड ऑफ पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, एसआरआई मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले भी नबार्ड एग्जामिनेशन में। तो एसआरआई मेथड में जो है आपसे पूछा जा रहा है जो आप नर्सरी प्रिपेयर करोगे, द नर्सरी प्रिपेयर्ड बाय वी विल, ठीक है, बाय यू विल बी रिक्वायर्ड इन हाउ मच एरिया। ठीक है, अगर आपको फील्ड में मान लीजिए 1 एकड़ फील्ड में आपको कल्टीवेशन करनी है तो इस 1 एकड़ के लिए आप कितने एरिया में, ठीक है, नर्सरी को बनाओगे। सो यू विल प्रिपेयर इट फॉर हाउ मच सेंट्स। तो सेंट्स के कंसेप्ट को भी आपको क्लियर रखना है बिकॉज सेंट इज ऑल्सो यूनिट इन एग्रीकल्चर। तो 1 सेंट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीटर। आप याद रखें रफली इट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 एकड़ एसआरआई मेथड के लिए कितना होगा, 1 2 3 या फिर 4 सेंट्स। तो राइट आंसर हियर विल बी 1 सेंट, दैट इज अराउंड 40 स्क्वायर मीटर एरिया की आपको जरूरत है 1 एकड़ एसआरआई मेथड के लिए। अगर मैं कुछ और मेथड्स जो आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट नर्सरी मेथड में, ठीक है, या और ड्राई नर्सरी मेथड में ये कितना होना चाहिए नर्सरी एरिया। मान लीजिए आप 1 हेक्टेयर, ठीक है, प्लॉट में कल्टीवेशन कर रहे हैं और इसके लिए आपको वेट एंड ड्राई मेथड में नर्सरी प्रिपेयर करना है 1 हेक्टेयर के लिए। तो आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर मीन्स हाउ मच, इट इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो आप एक थंब रूल याद रखिए कि जब भी आपको एसआरआई मेथड में, नहीं मैं बोल रहा हूँ बट जनरल जो मेथड्स है नर्सरी प्रिपरेशन के, उसमें आपको टोटल एरिया को 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल एरिया मान लीजिए वेट एंड ड्राई में आप क्या कीजिएगा, 10 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट अराउंड 1000। ठीक है, सो दिस मच नर्सरी एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो दिस फिगर इज रफली अराउंड 800 to 1000, इस रेंज में होता है नर्सरी का एरिया। एग्जैक्ट 1000 नहीं, 800 to 1000 के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा वेट एंड ड्राई मेथड में आपके नर्सरी एरिया। बट एसआरआई मेथड में, ठीक है, ये ओनली 1 सेंट है 1 एकड़ के लिए। अगर 1 हेक्टेयर के लिए हो जाए तो 2.5 सेंट हो जाएगा बिकॉज 1 एकड़ में 2.5 हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2। और भी 1-2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में, दैट इज रिलेटेड टू योर सीड रेट। ठीक है, सीड रेट इन पैडी आप याद रखने की कोशिश करें। जो लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी होते हैं, ठीक है, उसका सीड रेट होता है 30 kg पर हेक्टेयर। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी इट इज 30 kg पर हेक्टेयर। फॉर मीडियम ड्यूरेशन पैडी इट्स 40 kg, ठीक है, per hectare. For short duration it is 60 kg per hectare and for hybrid it's only 20 kg per hectare. तो देखते अब चलिए जैसे जैसे ड्यूरेशन घटते चले जा रहे हैं
क्या सीड रेट बढ़ते चला जा रहा है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 30 लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, 40 ठीक है मिडिल ड्यूरेशन के लिए है, और 60 जो है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और ये 20 हाइब्रिड पैडी के लिए, 20 जो है हाइब्रिड पैडी के लिए। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर पैडी कल्टीवेशन, सीड रेट एंड नर्सरी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पडलिंग इज डन इन पैडी फील्ड विद स्टैंडिंग वाटर ऑफ हाउ मच सेंटीमीटर डेप्थ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ठीक है काफी क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो दैट में कंफ्यूज यू, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। तो पडलिंग के लिए जो ऑप्टिमम डेप्थ होता है दैट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। तो मोर देन 5 सेंटीमीटर में आपके आते हैं ऑप्टिमम दैट इज 5 to 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ आप बेनिफिट्स ऑफ पडलिंग को भी याद रखें, ठीक है। पडलिंग से क्या होता है कि पर्कुलेशन ऑफ वाटर को ये मिनिमाइज करता है, वीट जो है उसको ठीक है मिनिमाइज करता है, किल करता है वीट को बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है। सॉइल को सॉफ्ट बनाता है एंड न्यूट्रिएंट लॉस जो होता है लीचिंग के चलते उससे भी ये रोकने में काफी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के मूवमेंट को भी हेल्प करता है आपके इस सबमर्ज्ड कंडीशन में। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ पडलिंग एंड ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग दैट इज 5 to 10 सेंटीमीटर। Question number 4, which of the following is referred as queen of forages? Copy, Napier, Lucerne, Guinea grass या फिर Balsam। तो आपको याद रखने हैं बिकॉज फोरेजेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी NABARD में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखें क्वीन ऑफ फोरेजेस को हम जानते हैं ल्यूसेंट, ल्यूसेंट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फोरेजेस, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया दैट इज बर्सम, बर्सम को हम बोलते हैं किंग ऑफ फोरेजेस। और भी एक दो बातें जो आप याद रख सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास को बोला जाता है क्या एलिफेंट ग्रास या फिर युगैंडा ग्रास, ठीक है। अगर मैं ल्यूसेंट का एक और नाम पूछूं तो इसको अल्फा अल्फा नाम के भी नाम से जानते हैं, ल्यूसेंट को हम अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बेल्सम की बात करें तो बर्सम को हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं, और गिनी ग्रास जो है गिनी ग्रास को हम पैनिक ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द अल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट नेम्स फॉर इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट क्रॉप्स, नेपियर ग्रास, एलिफेंट ग्रास एंड युगेंडा ग्रास। ल्यूसेंट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फोरेजेस, ठीक है। और गिनी ग्रास जो है, गिनी ग्रास को हम पैनिक ग्रास के नाम से भी जानते हैं, एंड बर्सम, बर्सम को हम क्या बोलते हैं किंग ऑफ फोरेजेस, इसको हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। These are the important points and explanation from each of the options for question number 4. Next question, that is question number 5. If electrical conductivity that is EC of water is 4, then it is suitable for which type of crop? All crop, semi tolerant crop, medium tolerant या फिर not suitable। तो आपको बताना है और आपको याद करनी है EC के वैल्यूज, EC के वैल्यूज को ऊपर ही हमने वाटर को डिवाइड किया है सैलिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिए कि किस कैटेगरी में कौन सा क्रॉप हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस डिवीजन को आगे हम जाके अभी देखेंगे और समझेंगे टेबल के थ्रू, बट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 4 जब भी वैल्यू है दैट इज ये लाई कर रहा है 3 to 5 के बीच में, जब भी वैल्यू 3 to 5 के बीच में लाई करेगा तो हम यहाँ पे ग्रो करते हैं सेमी टॉलरेंट क्रॉप। तो राइट आंसर हियर विल बी दैट इज बी सेमी टॉलरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट रेंजेस जो है इस सैलिनिटी के लिए अभी हम देखते हैं टेबल के थ्रू और समझते हैं भी इसको। तो ये है टेबल आपके सामने जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सीमेंस पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, डेसी सीमेंस पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बहुत से बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ भी आपको मिलेंगे जो यूनिट है थोड़े डिफरेंट होंगे, वहाँ पे जो यूनिट लिया जाता है वहाँ पे लिया जाता है आपके, ठीक है, मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। उसके वैल्यूज थोड़े से अलग होते हैं इससे। ये जो डेटा लिया गया है ये आपके TNO के थ्रू लिया गया है, बट स्टैंडर्ड बुक्स में ये डेटा आपको थोड़ा अलग मिलेगा। और जो मैंने आपको PDF शेयर किया है टेलीग्राम में उसमें भी डेटा, ठीक है, उन स्टैंडर्ड बुक्स से ही लिया गया है, तो उनमें डेटा अलग है। बट इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इसी टेबल के हिसाब से। अब दोनों टेबल को अलग अलग याद रखने की कोशिश करें बिकॉज एग्जामिनर में सेट द क्वेश्चन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड बुक और ही में सेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस TNAU टेबल। तो आप दोनों को जहन में रखें, याद में रखें, थोड़े से ही वैल्यूज में डिफरेंट है। तो हमने यहाँ जो क्वेश्चन दिया था द वैल्यू वाज 4, द वैल्यू ऑफ EC वाज 4। तो 4 जो है आप देख सकते हैं मीडियम सैलिनिटी के अंदर आता है और यहाँ पे हम सेमी टॉलरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अगर ये 10 के ऊपर हो जाता है तो 10 के ऊपर होने से क्या होता है कि वाटर जो है वो सुटेबल नहीं होता कल्टीवेशन पर्पस के लिए, और अगर इसकी वैल्यू 1.5 ऐसे कम होती है तो ये सुटेबल फॉर ऑल द सॉइल्स एंड ऑल द क्रॉप्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टैट्स आर रिलेटेड टू योर
ठीक है, EC ऑफ वाटर, जिससे कि सैलिनिटी डिटरमाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। Now coming on to question number 6, optimum moisture content for cereal seeds for storing it under normal condition 8, 10, 12 या फिर 14। तो जो सबसे ऑप्टिमम, ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज होता है सीरियल्स को स्टोर करने के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज 10%। इस डेटा को आप याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना 12 या 14 से, बट ये 10% है, तो 10% को आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइन क्वालिटी वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच स्पीसीज ऑफ गोट। तो जब भी फाइन क्वालिटी ऑफ वूल की बात होती है तो वो है आपका पश्मीना। तो पश्मीना वूल्स आर ऑफ फाइन क्वालिटी, राइट। तो पश्मीना वूल्स जो है वो पश्मीना शिप से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये जो ऑप्शन नंबर बी है कनथंगी, जो कनथंगी ऑप्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर योर पश्मीना वूल। तो आप इन दो ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं, अगर बी एंड डी दोनों सही हैं तो ए और जो डी है, ए और जो सी है, ये दोनों शेगू एंड क्यानगारा, ये दोनों भी सही होगा। तो हियर राइट आंसर इज योर ई, ऑल द अबव शिप गोट स्पीसीज आर यूज्ड फॉर क्वालिटी वूल प्रोडक्शन, दैट इज पश्मीना वूल। तो आपको याद रखने ये चारों वैरायटीज जो शिप के हैं बहुत इंपॉर्टेंट, गोट के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोड्यूस करते हैं फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल, दैट इज पश्मीना। Coming on to the optimum temperature for growth of maize in degrees Celsius 32, 24, 20, 25, 29। तो ऑप्टिमम कंडीशंस जो मेज के लिए होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस इज रिलेटेड टू वन मोर क्रॉप, दैट इज वीट। वीट के लिए भी जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है दैट इज योर 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 32 की बात करें तो 32 इज फॉर योर राइस। 32 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है किसके लिए, राइस के लिए। अगर हम 25 की बात करें तो ये ऑप्टिमम है किसके लिए, सोगम के लिए। अगर हम 29 की बात करें तो ये किसके लिए ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम है टोबैको के लिए। तो दिस ऑल स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 32 राइस, 20 मेज एंड व्हीट, 25 इज सोरगम एंड 29 इज द टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड इज नोन एज, क्योंकि बीटी कॉटन एंड सीटी कॉटन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो आपको फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन के बारे में भी जानना चाहिए। जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड है वो है हाइब्रिड 4, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दैट इज हाइब्रिड 4। इसे हम संकरा 4 के नाम से भी जानते हैं। इस हाइब्रिड को, ठीक है, गुजरात में बनाया गया था, और किस साइंटिस्ट ने बनाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चंद्रशेखर पटेल। चंद्रशेखर पटेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हाइब्रिड को डेवलप किया था। तो फर्स्ट कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड आप याद रखेंगे हाइब्रिड 4 या संकरा 4 के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ लाइज बिटवीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बिकॉज प्रीवियस ईयर फील्ड कैपेसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन कमिंग ईयर ऑल्सो, ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अवेलेबल वाटर जो होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट की कितना वाटर, ठीक है, प्लांट को अवेलेबल है और किस प्रेशर में अवेलेबल है। तो मॉइस्चर जो सॉइल में होता है, हर एक मॉइस्चर प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, बट ये मॉइस्चर एक सर्टेन प्रेशर रेंज में होगा, ठीक है, एक सर्टेन प्रेशर रेंज में होगा, तभी ये अवेलेबल होगा। देन ओनली दिस मॉइस्चर विल बी अवेलेबल टू द प्लांट। सो दिस अवेलेबल वाटर इज इन द प्रेशर ऑफ योर -1/3 टू -15, इस प्रेशर रेंज में, ठीक है, ये वाटर अवेलेबल होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वाटर अवेलेबल होगा। अगर हम बात करें आपके -1/3 टू -31, तो ये रेंज जो है, ये रेंज है आपका कैपिलरी वाटर का। दिस रेंज इज फॉर कैपिलरी वाटर। ऑल द कैपिलरी वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, बट इट इज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ -1/3 टू -15 ओनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको इसको फुल डिटेल में ये कंसेप्ट पढ़ना है तो प्लीज यूट्यूब में मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है इस कंसेप्ट को, आप एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखें। Now coming on to which of the following can be referred as drip irrigation based on the emission rate, लीटर पर आवर के हिसाब से। तो ड्रिप इरिगेशन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से, ठीक है, कितना एमिशन रेट होना चाहिए पर आवर, ताकि हम उसको ड्रिप इरिगेशन बोल सके। हर एक एमिशन रेट को ड्रिप इरिगेशन नहीं बोला जा सकता है, बट इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो जब भी हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एमिशन रेट होना चाहिए 12 लीटर पर आवर से कम, लेस देन 12 लीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसपे आप देख सकते हैं,
कि इट इज लेस देन 12 लीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 10 लीटर पर आवर। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, द एमिशन रेट शुड बी लेस देन 12 लीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डी, तो राइट आंसर विल बी योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सीजन फॉर प्लांटिंग पाइनएप्पल इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नन। तो आप याद रखेंगे जो पाइनएप्पल के, ठीक है, प्लांटिंग होते हैं, ये होते हैं रेनी सीजन के टाइम। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे जो फिट बैठ रहा है वो है जुलाई टू सितंबर, बिकॉज जुलाई अगस्त के इस पीरियड के दौरान ही रेनी सीजन होता है। तो आइडियल सीजन क्या हो जाएगा, जुलाई टू सितंबर। और एक बात याद रखें पाइनएप्पल से, कि पाइनएप्पल के कल्टीवेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोपेगेटिंग मटेरियल, उसको हम बोलते हैं स्लिप्स या फिर सकर्स। स्लिप्स या फिर सकर्स बोला जाता है उसको, ठीक है, पाइनएप्पल के लिए। पाइनएप्पल को हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हमेशा प्लांट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एल्ड मैक्सिमम हो। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो आप इसे रिकॉल करें और याद रखने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग मेंस के लिए थे। तो फिर से हम कल मिलेंगे, विल मीट अगेन टुमारो विद सेम और डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन, विल बी इन द सेम ट्रेंड एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द NABARD मेंस, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।